नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में संगत तट पर बड़े हनुमान मंदिर पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। महाकुंभ प्रयागराज 2025 के प्रतीक चिन्ह के अनावरण के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत करते हुए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। साथ ही सीएम योगी ने वेबसाइट kumbh.government.in और महाकुंभ मेला 2025 की लॉन्चिंग की। केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी हुई संस्थाओं को, स्थानीय प्रशासन और शासन से जुड़े हुए विभिन्न विभागों को मिलकर के इन सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है। स्वच्छता के लिए प्लास्टिक फ्री कुंभ होगा, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए हमें यहां पर फिर से कार्य करना है, मेले का विस्तार करना है और प्रयास होना चाहिए कि मुख्य पर्व जो होंगे स्नान के, उस दौरान वीआईपी और वीवीआईपी के प्रोटोकॉल सस्पेंड रहेंगे। यह हम पहले से ही सुनिश्चित करेंगे और इसको हमें हर हाल में लागू करना है। दूसरा, एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पे लागू होना चाहिए। एआई टूल के माध्यम से सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बेहतर प्रबंधन भी यहां दिखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है, जब हम लोग इस प्रकार की किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहां डिप्लॉय किए जाएं, वे सिविलियन हो, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हो या फोर्स से जुड़े हुए हों, यूपी पुलिस के हों, पीएससी के हों, होमगार्ड के हों या अन्य किसी भी विभाग के हों, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में। यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया था और मैं उस समय की टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सारे कार्यक्रमों को किया था। आज लोगो जारी हो गया है और मैं चाहूंगा कि सूचना विभाग मेला, प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के सुनिश्चित करें कि एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। पॉजिटिव चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लखनऊ में मां भगवती की उपासना के पावन पर्व शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर
राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में 9 दिवसीय दुर्गा पूजा और गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने मां दुर्गा के चरणों में नमन किया। आरती के बाद गुजरात के पारंपरिक नवरात्रि गीतों और गरबा गीतों पर श्रद्धालुओं ने उल्लासपूर्वक नृत्य किया। वाराणसी के सिगरा स्थित भारत सेवाश्रम संघ में सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। स्वामी विश्व प्रेमानंद जी महाराज, भारत सेवाश्रम संघ के संयुक्त सचिव गुजरात से पधारे स्वामी अभिदिपानंद जी महाराज, पश्चिमी बंगाल से पधारे संयुक्त सचिव भारत सेवाश्रम संघ स्वामी भास्करानंद जी महाराज, आज के समारोह में उपस्थित वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम बोरा जी, हमारे विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, अवधेश सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र राय जी, महामंडलेश्वर पटवा बाबा आश्रम के महंत संतोष दास जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सत्यव्रत प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय जी, भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित सभी संत, योगेश्वर, स्वयंसेवक और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं और दूर दूर से भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासी आज इस समारोह के साथ जुड़ने के लिए काशी में आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से कैलिफोर्निया से, जलपाईगुड़ी से, गुजरात से, पश्चिमी बंगाल से आए हैं और देश के अलग अलग स्थानों से आए हुए सपा बाबा के मित्र श्री रामनाथ जी भी यहां बैठे हुए हैं। इन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना पिछली सदी के एक प्रखर राष्ट्रवादी और सिद्ध संत पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने किया था। उन्होंने अपनी साधना से सिद्धि प्राप्त की, गुरु कृपा थी, लेकिन साथ साथ भी राष्ट्रवाद का था और इसलिए भारत सेवाश्रम संघ नाम पड़ा। लेकिन भारत सेवाश्रम संघ के साथ जुड़ा हिंदू मिलन मंदिर, जहां पे समग्र हिंदू समाज एक मंच पर आकर के बैठ करके अपनी समस्या का समाधान कर सके।
यह वह कार्यक्रम था यह देश गुलाम था। देश में आजादी के लिए छटपटाहट थी, लेकिन इस गुलामी का समाधान क्या होगा, यह हमारे पूज्य संतों ने उस समय अपनी दूरदर्शिता के कारण देख लिया था। छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ उनका निष्फल अभियान था, जो आंदोलन था। भारत की राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने के लिए पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज का जो अभियान था, वह अत्यंत अभिनंदनीय था, आज भी है और आज भी उसी रूप में उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। स्वामी परमानंद जी महाराज एक बहुत छोटे कार्यकाल का उनकी भौतिक देह इस दरादाम पर थी, लेकिन जितना भी समय उनको मिला, उस समय का एक एक क्षण, एक एक पल उन्होंने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, इसकी परंपरा को फिर बनाए रखने के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए उनका समर्पित था। ये मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि भारत सेवाश्रम संघ आज वाराणसी में अपना कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह आश्रम 1928 में स्थापित हो गया था। भारत सेवाश्रम संघ का यह आश्रम की जो 1928 में पड़ी, यानी अगले 4 वर्ष में यह आश्रम अपना शताब्दी महोत्सव मनाएगा। 100 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करेगा। 100 वर्ष की एक लंबी यात्रा, गौरवशाली यात्रा होती है। अपने आप को आकलन करने का, अपना मूल्यांकन करने का एक अवसर होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने का जिक्र किया। वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता की और आतंकवाद को खत्म करने का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री ने किया। और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चॉकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनंती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। नक्सलवाद से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है, वो सत्य अब प्रस्थापित हो चुका है। मित्रों, आज मैं जब इस बैठक को डिटेल सुन रहा था, तब राज्यों के बीच में आपसी तालमेल और सीमावर्ती जिलों के अंदर ज्वाइंट टास्क फोर्स की रचना तो हमने की है, मगर इसकी हायरार्की और उसके ऑपरेशंस को बढ़ाने की जरूर है। कैपेसिटी बिल्डिंग कुछ राज्यों ने, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा किया, महाराष्ट्र ने भी किया है, परंतु सभी राज्यों ने अपनी गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज कर एक कैपेसिटी बिल्डिंग का संयुक्त अभियान चलाना पड़ेगा,
तभी जाकर हम कर पाएंगे। मित्रों, पिछले वर्ष हुई बैठक में दिए गए सुझावों पर हमने कई बदलाव और कई नए प्रावधान किए हैं और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी ने बहुत सारी योजनाओं के लिए बताया है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना एसआरई जो है 2004 से 14 में 1180 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था और 14 से 24 में हमने 3006 करोड़ रुपया खर्च किया है, करीब करीब 3 गुना बढ़ाया है। एसआरई मेन स्कीम है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास के कामों को देता है। एलडब्ल्यूई के प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की योजना और राज्य पुलिस को सहायता की योजना जो हम नई लेकर आए हैं, 2004 से 14 में नई थी, उसमें और 1055 करोड़ दिया है, जिसमें हेलीकॉप्टरों और सीआरपीएफ के मजबूत बुनियादी ढांचे और राज्य पुलिस के मजबूत बुनियादी ढांचों को 2017 से शुरू किया था। इसको हमने 19 के बाद बढ़ावा इंट्रोड्यूस किया है। विशेष केंद्रीय सहायता SCA ये भी एक नई योजना हुई है और इसके तहत 3590 करोड़ रुपया ये 10 साल के अंदर लगभग 19 के बाद हमने खर्चने का काम किया है और कुल मिलाकर अब तक 14,367 करोड़ रुपया इसका अनुमोदित किया है और 12,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। ये भी एक पूर्ण रूप से नई योजना शुरू। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। यह उनका पहला आधिकारिक भारत दौरा है। मालदीव के राष्ट्रपति पहली बार भारत पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उनका पहला आधिकारिक दौरा है। प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है और आज हमने आपसी सहयोग को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है और हमने इसमें हमेशा मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी है। इस वर्ष SBI ने मालदीव के $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स का रोल ओवर किया है। आज मालदीव की आवश्यकता अनुसार $400 मिलियन और 3,000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता भी संपन्न हुआ है। हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। आज हमने पुनर्विकसित हनीमाधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। थिलाफुशी में नए कॉमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा। आज भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर किए गए हैं। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। 6 अन्य आइलैंड पर भी शीघ्र काम पूरा किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 30,000 लोगों को साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। हा दालू में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन और हा आलिफू में फर्स्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित करने में भी सहयोग दिया जाएगा। ओशिनोग्राफी और ब्लू इकोनॉमी में भी हम साथ मिलकर काम करेंगे। फ्रेंड्स,
आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया। लोकल करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट पर भी काम किया जाएगा। हमने डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया है। कुछ दिन पहले मालदीव में रुपए बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।